तो थानेश्वर और कन्नौज पे राज करने वाला जो शासक था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हर्षवर्धन। आप लोग को हमने बताया था 7वीं सदी में, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन का शासनकाल कितवीं सदी का था, तो याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड, जो कि थ्योरी पार्ट में हमने आपको बता दिया था। जैसे रत्नावली नाटक जो है किसके, इसके रचयिता कौन है, या फिर आपको जो है हर्षचरित के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, जैसे बाणभट्ट। तो ये सब क्वेश्चन हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन वंश का जो संस्थापक है कौन है वर्धन वंश का, ठीक है, पुष्यभूतिवर्धन, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन जो है आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन का जो शासन पीरियड कब से कब तक रहता है, इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। तो बहुत सारा जो, चूंकि यह धार्मिक बहुत ज़्यादा दान दिया करता था हर्षवर्धन। कहाँ से शासन किया इसने, 2 अपनी राजधानी बना, 2 जगह शासन करता था, थानेश्वर तथा कन्नौज 2 जगह से। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन भी देखिए दक्षिण के एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर हर्षवर्धन भी हारता है, किससे हारता है? तो पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस अभिलेख में इसकी चर्चा किया गया है? तो एहोल अभिलेख में। किसकी कीर्ति है? तो रवि कीर्ति, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सब याद रखना है। तो यहां पे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? किसको? तो हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के ही दरबार में कौन आया था? तभी हम चर्चा किए थे, वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया। फिर उसके बाद जब पुलकेशिन द्वितीय इसको जीत लेता है तो यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जाता है। फिर पुलकेशिन द्वितीय भी नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाता है। फिर यह नरसिंह वर्मन प्रथम के भी दरबार में जाता है। कौन? वेनसांग। तो याद रखना है आपको। तो पुलकेशिन द्वितीय से ही जो है आपका हर्षवर्धन पराजित हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा और आपने जो सेट बनाया है तो आपने देखा ही होगा। चलिए, बहुत अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय आप लोग जवाब दिए हैं। अब आइए, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया? अब देखिए, पुलकेशिन द्वितीय भी हार जाता है, अभी तुरंत हमने चर्चा किया। वह कौन सा शासक रहता है जिससे जो है पुलकेशिन द्वितीय हार जाता? अभी तुरंत हमने चर्चा किया। वह शासक का क्या नाम था? बताइए आप लोग, अभी तुरंत हमने चर्चा किया है। तेजी से बताइए, क्या शासक अभी हमने चर्चा किया, क्या नाम है उसका? बताइए तेजी, सब लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है क्या? अभी तुरंत हमने बताया, उसका क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको कि मामल्य भी कहा जाता है। याद कीजिए, मामल्य शैली, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। तो ये कहानी अभी तुरंत हमने बताया वेनसांग से रिलेटेड करके। तो ये भी क्वेश्चन दक्षिण भारत इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब याद कीजिए, चोल वंश जब हम पढ़ा रहे थे तो किसने जो है वहाँ के बहुत सारे बंदी को मतलब गुलाम बना करके भारत ले आया था? बताइए, अभी हमने चर्चा किया था चोल साम्राज्य में, आपको याद होगा वह कौन सा शासक था? विजयालय ने संस्थापना किया था। संस्थापक के रूप में विजयालय को जाना जाता है। लेकिन अगर चोल वंश का शुरुआती दौर का, प्राचीन मतलब एकदम स्टार्टिंग दौर का पूछ दे, ठीक है, तो करिकाल था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो राजा राज प्रथम का पुत्र क्या नाम था उसका? राजेंद्र प्रथम, जिसने क्या किया था कि श्रीलंका को विजित करके और वहाँ से बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके, गुलाम बना करके वह भारत ले आया था, ठीक है। तो उस शासक का क्या नाम था? तो क्या नाम था बताइए? राजेंद्र प्रथम, हमने चर्चा किया था उस दिन। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्या है? राजा राज प्रथम, देखिए राजा राज प्रथम जो है ये प्रतापी शासक जरूर है, इसने श्रीलंका को जीता था, ठीक है, मतलब नौसेना का संस्थापक था। लेकिन अगर श्रीलंका की विजय की बात किया जाए
तो वहां पर आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। इसकी चर्चा हमने आपको किया था, ठीक है, याद कीजिए। पहाड़ी काट करके एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण, तो ये बराबर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बराबर पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूटों ने ये काम किया था, पहाड़ी काट करके एलोरा का जो विख्यात कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था, याद रखना है आपको। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने बताया था कि चोलों की राजधानी कहाँ रहती है? तंजावुर या तंजौर रहता है, और उसमें बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, इसको राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा राजेश्वर मंदिर। तो राजा राज प्रथम ने ही बनाया था, राजा राज प्रथम ने ही बनाया था, ठीक है, याद कीजिए। हम जब बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बता रहे थे और उसकी आकृति को भी हमने दिखाया था आपको चोल साम्राज्य में, तो राजा राज प्रथम, याद रखना, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजौर। और वहीं पे कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर का मंदिर, जिसको राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, राजा राज प्रथम ने इसको बनवाया था। उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, आप लोग का थ्योरी पार्ट में हो चुका है। देखिए, दक्षिण भारतीय इतिहास के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और निश्चित रूप से आप देखिएगा 6-7 का सिलेबस सिस्टम है, पल्लव, चोल, ये सब के बारे में अच्छे से है, तो उसको आपको एकदम मिस नहीं कीजिएगा। दक्षिण भारत और मुगल सम्राट, मुगल का भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दिल्ली सल्तनत भी अच्छे से पढ़ के मतलब आपको मिडेवल हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है इस बार, क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा मिडेवल ज़्यादा है वहाँ, ठीक है। मध्यकालीन अकबर की कहानी, शाहजहां की कहानी, हुमायूं की कहानी, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। साथ साथ दक्षिण भारत के जो मंदिर सब हैं, शैली है, जैसे गोपुरम किसको कहा जाता है, ये सब आपको पूछेगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य का जो प्रतापी शासक है, तो इसमें देखिए किसका नाम आप सुने हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय ही था, जिसने किसको हरा दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? आपको पता होगा किसको हराया था? तो ये हर्षवर्धन को हराया था। तो सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग टेस्ट दिए होंगे तो ये सब आपको क्वेश्चन मिला होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो अभी अच्छे से इसको सॉल्यूशन देख लीजिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार आपको PDF भी हम भेज देंगे, ठीक है, तो उसको अच्छे से रखिएगा। और दक्षिण भारत का एक बार ऑब्जेक्टिव देख के जाइएगा, जो भी 1-2 क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से आप देखिएगा, या तो थ्योरी से रहेगा, या जो भी अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल की राजधानी थी? चलिए आप लोग बताइए, चोल की राजधानी कौन सी थी? चोल की राजधानी कौन सी थी बताइए? बिल्कुल बी ऑप्शन, तंजौर। बिल्कुल तंजौर था चोलों की राजधानी, अभी तुरंत चर्चा भी हमने किया। अगर पांड्य की राजधानी पूछा जाए, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै हुआ करता था, ठीक है। पल्लवों का कांची हुआ करता था, कांचीपुरम। तो तीनों याद रखिएगा, पल्लवों का कांचीपुरम, कांची, पांड्य का मदुरै, और तंजौर किसका था? चोलों का था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चोल एकदम याद रखिएगा, चोल से तो निश्चित रूप से पूछेगा। पांड्य की राजधानी देखिए आ ही गया, पांड्य की राजधानी मदुरै, मदुरै, मदुरा या मदुरै, कुछ भी रह सकता है ऑप्शन, मदुरा या मदुरै। मदुरै सांस्कृतिक शहर के रूप में अभी भी जाना जाता है, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल है, मंदिर है मदुरै में, मंदिरों का जो शहर है मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है, डायरेक्ट याद रखिएगा, चूंकि हमने बहुत सारा जो टॉपिक है उसको उतना डीपली मैं नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है एक आध क्वेश्चन पूछे जाते, तो उसके चक्कर में 1 महीना आपको दक्षिण भारत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हमने डाल दिया है। तो दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है आपको, दंती दुर्ग। कौन था? तो दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका को जीतने वाला चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। तो एकदम मारिए, किसने जीता था श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को? तो चोलों ने। किसने जीता था? तो चोलों ने, याद रखना है आपको। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर आज जब चालुक्य बता रहे थे तो उसमें चर्चा हुआ था।
चालुक्यों ने। किसने करवाया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण? तो चालुक्य। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बादामी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य आपने पढ़ा, ठीक है। पूर्वी चालुक्य को वेंगी चालुक्य कहते हैं, पश्चिमी चालुक्य जो रहते थे, और पुलकेशिन द्वितीय यहीं का प्रतापी शासक था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना है, चालुक्यों ने। अब देखिए पल्लवों का जब हम मंदिर निर्माण शैली बताए थे, उसमें आप देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा, तो उसमें एकास्मीय रथ, जो रथ शैली है मंदिर निर्माण की शैली, रथ तरह का मंदिर दिखेगा आपको, ठीक है, उस पर आपका मंदिर बना हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार का जो है कहाँ पे दिखता है? तो महाबलीपुरम में, ठीक है। एकास्म रथ जो मंदिर शैली है वो महाबलीपुरम में है, ठीक है। होयसल की राजधानी याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखना है आपको, द्वार समुद्र। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों के रुचि को दर्शाता है? अभी तुरंत हमने चर्चा किया, जो महाबलीपुरम है वो पल्लव कालीन है, पल्लव मंदिर निर्माण शैली, जैसे हमने बताया था आपको, मामल्य शैली, महेंद्र वर्मन प्रथम शैली, ठीक है। तो इस तरीका से हमने आपको बताया था 640 से 680 इस तरीका से, तो पल्लव काल में ही बताया था, पल्लव के कला संस्कृति में ही बताया था। महाबलीपुरम मंदिर जो है, जो नगर है, मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों का। तो मंदिर निर्माण में पल्लवों का बहुत विशेष योगदान है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखना है डायरेक्ट, देवगिरी। कहाँ होती थी? तो देवगिरी। ये छोटे छोटे राजवंश थे जो शुरुआती दौर में सामंत हुआ करते थे, लेकिन आगे चल करके अपना राज्य निर्माण कर लेते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? ठीक है, तो चोल मेन रूप से शैव धर्म को मानते थे, शिव भक्त हुआ करते थे। तो चोल जो थे वो शैव धर्म को संरक्षण दिए। चोलों ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? तो याद रखना है शैव धर्म, शिव धर्म का, ठीक है। नटराज की जो मूर्ति है आप देखिएगा तो शिव का ही मूर्ति है, चतुर्भुज, चार भुजा है, वहां पर तांडव रूप दिखाया गया है शिव का नृत्य करते हुए, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शैव धर्म से ही, शिव के ही धर्म से ये जुड़ा हुआ था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो याद रखिएगा शैव धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए ये सब थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है। दक्षिण भारत अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और एग्जाम में बन जाता है तो औरों से आप प्लस हो जाइएगा। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो हमने बताया था जो अरबों पे नौसेना का जो यहाँ पर सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने ही नौसेना का गठन किया था। क्यों किया था? क्योंकि अरबी लोग का व्यापार पे एकाधिकार था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, उसको समाप्त करने के लिए राजा राज प्रथम जो था उसने किया था, ठीक है। तो अगर पूछे अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किसने किया था, तो उसमें आंसर आपको राजा राज प्रथम मारना है। लेकिन अगर पूछे श्रीलंका को विजित किसने किया था, तब आपको राजेंद्र प्रथम जो किसका पुत्र था उसको बनाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के ही पास था। तो चोल अपने स्थानीय स्वशासन के लिए, अपने स्थानीय स्वशासन के लिए साथ साथ वो अपने नाविकों के लिए जाना जाता है, नौसेना के लिए जाना जाता है। उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तभी तो श्रीलंका को विजित करके वहां से बहुत सारे लोगों को, गुलामों को बंधक बना के ले आया था, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये सब थ्योरी का ही पार्ट है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भगवान शिव के 4 हाथ है, चतुर्भुज है, ठीक है, भारतनाट्यम शिल्प कला है, डैश में स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? ठीक है, तो राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंकने वाला कौन था? तो तेलप द्वितीय। कौन था राष्ट्रकूटों को जिसने उखाड़ फेंका था? तेलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो खास करके सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? तो आपके चोल राजवंश, ठीक है। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर
कितने ईस्वी सन के बीच में बनाया गया? तो एलोरा का जो 34 गुफा का जो मंदिर है वो आपको 700 से 800 ईस्वी सन के बीच में बनाया गया था, 700 से 800। और इसमें सभी धर्म से जुड़े हुए चित्र हैं। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? ठीक है, तो याद रखना है आपको, यह एलिफेंटा की गुफा में है। यहाँ पे त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाया गया है, वो है आपका एलिफेंटा की गुफा में। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वहां पर महिपाल प्रथम जो था वो वहां का शासक था उस समय। ठीक है, बंगाल पर, क्योंकि उसने उड़ीसा बंगाल सबको विजित कर लिया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। और श्रीलंका को भी विजित किया था। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का जो 5 शिलालेख है वो आपको कहां पे मिला है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहां पे मिला है राष्ट्रकूटों का 5 शिलालेख? तो कर्नाटक में मिला है। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे? ठीक है, तो ये काम जो है चोल में ही किया जाता था, यानी अपने पुत्र को जो है अपने ही समय में जो है शासनकाल में ही उत्तराधिकारी के रूप में उसकी घोषणा कर दी जाती थी। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध, ठीक है, तो ये जो हुआ है वो आपका तक्कोलम का जो युद्ध हुआ है वो आपका मेन रूप से किसके बीच में हुआ है? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में तक्कोलम का युद्ध हुआ है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? एलोरा। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? देखिए ये आपको पूछेगा, निश्चित रूप से गोपुरम पूछ सकता है। ठीक है, तो मंदिर का जो गेट होता था उसमें इंडो ग्रीक पद्धति से जो है उसका मेहराब बनाए जाते थे ऊपर गेट का। जैसे ये मान के चलिए गेट है, तो उसको जो उस समय चूंकि प्रभाव दक्षिण भारत में जो एक तरफ यहाँ पे उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन था, तो उस स्थिति में जो है इंडो ग्रीक वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई देता है गोपुरम। और जो मेन गेट होता था मंदिर का तो उसको सजाया जाता था, तो वही है। और मेन गेट को तोरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तोरण। तो यहाँ देखिए तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन ही क्या कहलाता था? गोपुरम। तो गोपुरम जो गेट बनता था मंदिर का दक्षिण भारत में, ठीक है, तो उसको अलंकृत किया जाता था, उसको सजाया जाता था, तो उसी को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो देखिए एलोरा की गुफा में जो है वह अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है, खास करके हिंदू के भी वहां पे आपको चित्रांकन या जो चित्र मिलेंगे, बौद्धों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका जैनों से भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों सभी का, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का चित्रांकन वहां पे आपको दिखाई देगा। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? अभी तुरंत हमने बताया कि ग्राम प्रशासन के रूप में वो जाना जाता था। स्थानीय स्वशासन, वहाँ की जो ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्ता थी वो आपका चोल प्रशासन का महत्वपूर्ण था। ये एकदम भी है, ये बराबर क्वेश्चन आपको आए दिन, मतलब 1 साल 2 साल पर बीपीएससी पूछते रहा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बदल जाते हैं ना, क्वेश्चन सेटर तो वही है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता जो रहती है वो रहती ही है। ठीक है, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य है वो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। ठीक है, चोल चेर पांड आपको हमने बताया था। तो अब कहिएगा कोरोमंडल तट किधर है? तो इसको भी मैं आपको दिखा करके अभी समझा देता हूं कि कोरोमंडल तट कौन सा तट है, जो आंध्र प्रदेश के तरफ का तट है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कोरोमंडल तट को लेकर के। ठीक है, तो इसको मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का। देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला जो तट है इधर वाला, ये आपका कोरोमंडल तट है। ये क्या है? आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जिधर हम हाथ हैंड घुमा रहे हैं, ये आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, ये वाला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच का जो एरिया है ये कोरोमंडल है। ये आपका केरल का जो तट है ये मालाबार तट है, कई बार पूछ देगा। कर्नाटक और केरल के बीच का जो तट है वो मालाबार तट है। इधर अरब सागर होता है पड़ता, इधर आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका सामने में हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये सब भी आपको कई बार पूछ देता है। और गोवा और कर्नाटक के बीच में केनरा तट है। गोवा और कर्नाटक के बीच में क्या है? केनरा तट है।
और आपका जो है गुजरात और गोवा के बीच में कोंकण तट है। गुजरात और गोवा के बीच में क्या है? कोंकण तट है। महाराष्ट्र और गुजरात उधर आपका काठियावाड़ तो गुजरात में ही पड़ता है। तो ये मेन रूप से कोंकण तट आप याद रखिएगा। गुजरात और गोवा के बीच में ये आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पूर्वी तटीय मैदान है। कहेगा पश्चिमी और पूर्वी को कौन सा पहाड़ी जोड़ता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। पूर्वी घाट में आपका महेंद्रगिरी की पर्वत पड़ता है, सबसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और आपका पश्चिमी घाट में सहाद्री पर्वत कहते हैं, सहाद्री है। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए होंगे। ये पूर्वी तट हो गया, कोरोमंडल तट, नीचे तमिलनाडु, इधर केरल, इधर आपका कन्याकुमारी है। सबसे जो स्थल भाग का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सब आप देख लिए, समझ गए। समझाना जरूरी था इसलिए हमने आपको बता दिया। और जो चोल थे, चोल जो थे वो इस साइड ही रहते थे। ठीक है, चेर जो थे वो इधर रहते थे केरल के तट पे, और पांड्य जो थे ये तमिलनाडु वाले एरिया में रहते थे। ठीक है, और राष्ट्रकूट यहाँ बीच में रहते थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वातापी का चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ये सब यहीं पे निवास करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं मेन तथ्य पे आते हैं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न किसके लिए? तो चोल युग अभी तुरंत हमने बताया कि चोल युग जो था प्रसिद्ध था ग्रामीण सभा के लिए। उर नगरम ये सब जो हमने बताया था, महासभा, तो इसी के लिए जाना जाता था। महासभा के बारे में भी बताया था। उसमें सदस्य बनने के लिए 1.5 एकड़ जमीन होना चाहिए, लॉटरी सिस्टम से होता था। उसके बाद वेदों का जानकार होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति पे टैक्स पे ही होना चाहिए, कर्ज जो देने वाला हो। तो बहुत सारा नियम था महासभा के सदस्य बनने के लिए। बुजुर्गों की और ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सब आप लोग तथ्य याद रखिएगा, यहां सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चोल साम्राज्य से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की थी? तो रामेश्वर में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना जो है कृष्ण तृतीय ने किया था। किसने किया था? तो कृष्ण तृतीय ने किया था, याद रखना है आपको। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा होयसल जो है हलेबीड और बेल्लूर, ठीक है, में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो बेंगी के चालुक्य के साथ चोलों का जो है यहाँ पर वैवाहिक संबंध हुआ करता था, क्योंकि नजदीक में पड़ते थे ये। ठीक है, यही होगा बेंगी का चालुक्य। जैसे हमने आपको बताया, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे आपके जो है चोल हैं और यहीं पे बेंगी का चालुक्य रहता था। तो इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित थे। चोल काल में निर्मित नटराज जो है कांस्य की जो प्रतिमा है वो देवाकृति प्राय कितने? तो चतुर्भुज ही है, क्योंकि उसमें भगवान शिव के 4 भुजा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के कितने हाथ हैं? तो 4 भुजा है, 4 हाथ है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो देखिए विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा डाला गया था? याद कीजिए, हमने बताया था किसके द्वारा डाला गया था? विजयालय के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एस्टेट में पूछा भी गया था, एस्टेट कर रहा हूं, बीपीएससी टीआरई में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? देखिए गुलाम तो बना लिया था राजेंद्र प्रथम, लेकिन स्वतंत्रता दिया कौन? तो उसका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। क्या नाम था? तो ये सब आप देखिए। अब ये क्वेश्चन बनाने अगर आप थ्योरी में खोजिएगा तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट याद करके रखिए। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य था हमने आपको चोल का, पल्लव का, संगम का बता दिया है। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन है अद्भुत प्रकृति के, आप सब क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हैं। हिस्ट्री में अगर आप 80% क्वेश्चन सही कर लेते हैं आप बहुत टैलेंटेड, इतना जान लीजिए। सब क्वेश्चन हिस्ट्री के आप सब के चक्कर में अगर अभी से 2 महीना केवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आपको जो है 70 से 80% नंबर नहीं आएगा। 10 में 7 सही हो गया, बहुत हो गया। इसीलिए तो जो मेन चीज है वही पढ़ के जाइए और वहीं से क्वेश्चन आता है। और कुछ अद्भुत प्रकृति के जो क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, ये बहुत ज्यादा डीपली हो गया, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सब क्वेश्चन आपको बनाने नहीं है, ठीक है।
कोई जगह 120 में आपको जो है 85 नंबर तक आ गया ना, आप एकदम सेफ जोन में रहिए। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर 85 नंबर आ रहा है, आप ही से पढ़े थे, क्या होगा सर? हम कहे मिठाई बांटो भाई, मिठाई बांटिए। जिनका 85 नंबर आ रहा है, अब क्या आपको क्या लगता है 120 में 85 कम होता है क्या? 85 का मतलब है कि आपका टैलेंट अच्छा है, आपने मेहनत करके बहुत, चूंकि आपके पूरे बहुत सारा क्वेश्चन का तो बीपीएससी खुद आंसर गलत दे देता है, और उसको काटते छाटते अगर आप 85 ला रहे यानी आप 95 नंबर लाने लायक आप काम कर चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में, इधर उधर मिस्टेक में, कई बार तो आंसर की में भी गलती से हो जाता है। तो यानी जो 85 प्लस है वो तो एकदम सेफ जोन में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छे से पढ़े और 80 प्लस में, तो वो सब सेफ जोन में। ठीक है, लेकिन हॉप कर सकते हैं आप 65 प्लस वाले। मुझे लगता है कि अगर कैटेगरी वगैरह में है तो 65 प्लस पे हॉप रखिए। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आने वाले समय में 6 to 8 में आपको अगर निगेटिव नहीं रहा तो 80 से 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा। जान लीजिए 120 में 80 से 85 नंबर लाइएगा तब आप रिजल्ट में रहिएगा। उस लेवल का आपको तैयारी करना होगा, और ये लेवल आपको तरीका से आ सकता है, तकनीक से आ सकता है, रटने से और कहते हैं खूब एकदम मेहनत करने से भी नहीं आएगा। यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा, रिसर्च करना होगा कि बीपीएससी की प्रकृति क्या है, कौन कौन से सेक्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और यही काम हम लोग करवाते हैं। ठीक है, आप जब एग्जाम में बैठिएगा तब अनुभव होगा। ठीक है, जो लोग 9, 10, 11, 12 में बैठे 1 to 5 वाले का भी लगभग पैटर्न मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया था लगभग। बाद बाकी टीचर तो एकदम, आप देखिए वीडियो, और मेरा तो वीडियो यूट्यूब पे भी आप देखिए, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये बात है कि कम टाइम था, कई लोग बिल्कुल पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं थे, मैथ रीजनिंग नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी बहुत लोग अच्छा किए हैं। 60-65 वालों की संख्या बहुत है हमारे क्लास में। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि 60 प्लस लाई है। ठीक है, तो फोन करती है, बताती है सर 60 प्लस आ रहा है। तो 60 प्लस वाले महिला लोग एकदम सिक्योर रही होगा, निश्चित रूप से हो। चलिए, तो तैयारी एकदम जम के करते रहिए, कहीं अब आपको सोचना नहीं है। 1-1.5 महीना बचा है, जो भी टाइम बचा है उसको यूज कर लीजिए। चलिए, लाल चेर के नाम से कौन सा यहाँ पे शासक था? ठीक है, तो उसका नाम था सेनगुटवन। ठीक है, सेनगुटवन जो है चोल करिकाल जो था ना, वो चोल का ही शुरुआती दौर का है, कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य का नींव डाला था। लेकिन मेन रूप से संस्थापक भी हम विद्यालय जो कि 9वीं सदी में आता है उसको ही मानते हैं, 8वीं-9वीं सदी में। ठीक है, सेनगुटवन जो है लाल चेर के नाम से जाना जाता है, और ये अपनी पत्नी पूजा जो कनगी पूजा, ठीक है, कनगी जो हम लोग बिहार में भी जिसको कनिया बोलते हैं, नहीं कनगी पर था। तो कनगी यानी पत्नियों की पूजा करने के लिए पत्नी का भी मंदिर बनवाया था। किसने? तो सेनगुटवन ने। इसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो पूछ दे लाल चेर के नाम से कौन जाना जाता था, तो याद रखिएगा सेनगुटवन। ठीक है, याद रखना है आपको कौन जाना जाता था, तो सेनगुटवन। और इसने और ये चेर शासक था। चेर अभी हमने बताया किधर शासन करते थे, तो केरला के साइड में। चेर इधर, चोल इधर, और पांड नीचे में यहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये चेर शासक था सेनगुटवन, जिसने कनगी प्रथा यानी कनगी पूजा, अपनी पत्नी को भी पूजता था। जैसे उत्तर भारत में पति की पूजा होती है ना, अभी होगा तीज उज क्या बोलते हैं वो, करवा चौथ, ये सब जो होता है, तो करवा चौथ वगैरह में जो है पति की पूजा की जाती है ना पत्नियों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है पति ही पूजा करते थे पत्नी का, कोई होता होगा पर्व त्योहार इनका। तो लाल चेर ने ही इसका शुरुआत किया था, उसका नाम सेनगुटवन है। ठीक है, याद रखना है आपको। तमिल भाषा का जो मणिमेखलाई जो है नामक ग्रंथ है, किससे संबंधित है? तो ये मणिमेखलाई जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये है, दक्षिण भारत का। लेकिन ये जो इसमें बौद्ध कहानियां हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है मणिमेखलाई। ठीक है, पूछ सकता है मणिमेखलाई किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, याद रखना है। निम्न में से कौन का संगम युगीन व्याकरण एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकाप्यम। क्या है आपका? तोलकाप्यम एक क्या था? व्याकरण है। अभी तुरंत आज हमने आपको बताया था, संगमकालीन व्याकरण के रूप में तोलकाप्यम जाना जाता है, महत्वपूर्ण रचना है तोलकाप्यम, याद रखना है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोल पांड्य चेर का तो हुआ ही है, कदम्ब का नहीं हुआ। कदम्ब का हम लोग संगम साहित्य में नहीं उल्लेख करते हैं। संगम युग में उरेयू हमने बताया था, चोलों की राजधानी। ठीक है, तो वहां तो तंजौर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
खास करके उरेउर जो आपको हमने बताया था जो सूती वस्त्र का जो हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका संगम युग में उरेउर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास जो कि सूती का होता है, तो कपास के व्यापार के केंद्र के रूप में या सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में आज हम चर्चा करें तो उरेउर के बारे में आप थ्योरी में देखे होंगे, ठीक है। तोलकाप्पियम क्या है, किससे संबंधित है? तो व्याकरण है। ये आपका आंसर में विधि दे दिया गया था, ये गलत है, बाय मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा व्याकरण एवं काव्य से तोलकाप्पियम, ठीक है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा में कुरल, ठीक है। और इसके लेखक के बारे में भी हमने आपको आज थ्योरी में बताया था। उसके बाद किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण कर दिया, यानी वहां पे दक्षिण भारत को आर्य के रूप में स्थापित कर दिया? तो उस महत्वपूर्ण ऋषि का नाम था अगस्त्य ऋषि। क्या नाम था? अगस्त्य ऋषि। आगे जब हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इन सब ऋषियों के बारे में, रामानुजन के बारे में ये सब चर्चा होगा, ठीक है। तो ये सब जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत में ही होती है। हिंदू धर्म में जो शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत से ही उत्तर भारत आता है। आगे जो है हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे तब फिर इसके बारे में और भी जानकारी हमको मिलेगी, ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यहाँ राजा के लिए प्रयुक्त होता था। महाकाव्य शिल्पादिकारम, ठीक है। शिल्पादिकारम जो है, शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी। कथानक में जैन तत्व, तो ये होगा कथानक में आपका जैन तत्व से, शिल्पादिकारम जो है जैन तत्व से संबंधित है। याद रखना आपको किससे संबंधित है? जैन तत्व से संबंधित है। उसके बाद है मणिमेखलाई के लेखक, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा शीतलय सतनार। ये शीतलय ऐसे होगा, या देखिए जो भी हो, तालम स्व मुधन दंत स्व या तालम स्व जो भी हो, शीतलय सतनार लिखा होगा। सतनार याद रखिएगा, जिसमें सतनार दिख जाए समझ जाइए मणिमेखलाई के लेखक है। तो मणिमेखलाई के लेखक अगर पूछे, ठीक है, तो शीतलय सतनार। तो ये था महत्वपूर्ण, जो कि अभी तक आज तक जो दक्षिण भारत के क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न कंपटीशन में, केवल बीपीएससी नहीं परंतु विभिन्न कंपटीशन में जो पूछे गए हैं उसका संकलन था, जो कि आज तक यही क्वेश्चन दक्षिण भारत के पूछे गए। तो उम्मीद कीजिए कि बीपीएससी भी इसी सब में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा हम बीपीएससी का भी देख लेते हैं, बीपीएससी में आज तक क्या क्या दक्षिण भारत के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे से विभाजित करके पढ़ लिए थे टॉपिक वाइज, और आपने देखा कि सारे प्रश्न हमारे द्वारा थ्योरी में जो पढ़ाया गया उसी सब से था, और आप लोगों ने भी सारा कुछ जवाब दे दिया। थोड़ा बहुत देखिए जो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के सब क्वेश्चन को आपको अगर पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग भी आपको मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको लगता होगा कि अलग है, तो उसके लिए घबराना नहीं, उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। समझने से ज़्यादा याद करना है। अब देखिए ये कविबान भट्ट, ये तो आपका जो है ऐसे ये भोजपुर से ही संबंधित है, पाटलिपुत्र के ही निवासी थे, पाटलिपुत्र का। चलिए ये सब तो हो गया था, ये भी हो गया, नालंदा विश्व, ये सब आपका जो है। हाँ चलिए, यहाँ से दक्षिण भारत का कुछ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 112 से। खजुराहो में जो मंदिर स्थापत्य है वो किसके द्वारा है? तो खजुराहो का मंदिर जो था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखना है इसको, चंदेल, ठीक है। इसको भी कर ही लीजिए, हो सकता है कि पूछ दे। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, ठीक है। खजुराहो प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में आपका खजुराहो का मंदिर है, जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था। विक्रमशिला के बारे में आपको पता होगा, बिहार के ही भागलपुर में है, धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? तो विक्रमशिला, ठीक है। उसके बाद है किसका उल्लेख? हाँ देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिख गया
निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चोल, चेर, पांड का हुआ है, कदम का हुआ है? नहीं हुआ। अभी तुरंत ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो क्वेश्चन सब वही देखिए, इधर भी आएगा वही क्वेश्चन सब, बीपीएससी में भी पूछा गया। मुद्रा राक्षस, ये तो हमने विशाख दत्त, ये तो प्राचीन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, ये सब तो आपका। स्वप्नवास बद्धता, याद रखना है, स्वप्नवास बद्धता के लेखक भास हैं। कौन है? भास हैं, ठीक है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम प्रतिज्ञा, ज्ञान योग, अंधधारण्य, ठीक है। चलिए, संस्कृत में स्वप्नवास बद्धता, ये भास का ये भी कई बार पूछा है। स्वप्नवास बद्धता, उरुभंग, दूतवाक, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार। अब देखिए वो स्वप्नवास बद्धता ना पूछ करके दे देगा मध्यम व्यायोग किसके द्वारा लिखा गया है, तो निश्चित रूप से 90% स्टूडेंट क्या होंगे? फंस जाएंगे, ठीक है। प्रतिमा नाटक, और इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी 2-4 आपको दे ही देगा कि बहुत डीपली रहता है, तो वो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। अभिषेक नाटक और बीमारक एवं चारुदत्त, चारुदत्त पूछ सकता है, ठीक है। चारुदत्त ये भी आपका भास के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये पीडीएफ भी हमने आपको भेज दिया। जो जो आपका सब्जेक्ट होते जाए तो उसको आप प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, उससे आपको। तो कुमार संभवम बताए थे, कालिदास का है, मेघदूतम, रघुवंशम, अम जिसमें लगा हो, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बताया था। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा था, देखिए 9th-10th में सेम क्वेश्चन आज थ्योरी में भी हुआ था, और बीपीएससी टीआरई 9th-10th में भी यह क्वेश्चन पूछा था। जो लोग बैठे थे उनको पता होगा किसके द्वारा लिखा गया था, तो भारवी के द्वारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। लेकिन वहाँ आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं, चूंकि भारवी ऑप्शन में था ही नहीं। भट्टी था, शूद्रक था, कालिदास था, लेकिन यहाँ पे भारवी था ही नहीं, तो एक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो भी पूछ देगा। तो ये जो है नागसेन और मिलिंद जो राजा होता है, जो कि इंडो ग्रीक राजा है, हिंद यवन शासक मेनांडर जिसको कहते हैं, उसके बीच की कहानी है, ठीक है। तो कई बार ये पूछेगा कि किसके बीच का वार्तालाप को लिखा गया है। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, उसमें तो जो ग्रीक शासक है, हिंद यवन शासक मेनांडर, और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है, उसके बीच का यहाँ वार्तालाप का वर्णन किया गया है, जिसमें कि व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो डायरेक्ट भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसके बीच में यह वार्तालाप है मिलिंद पन्हो में, और किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। और खास करके नागसेन और किसके, राजा मिनंडर जो है, मिनंडर, उसके बीच वार्तालाप है, ये भी क्वेश्चन है। हर्षचरित हमने बताया था, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, अब देखिए दक्षिण भारत का ये क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन पूछा था आपको 9th-10th में, ठीक है। विजयालय, चोल वंश का संस्थापक कौन था? यही क्वेश्चन याद कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था 9th-10th बीपीएससी टीआरई में। तो क्वेश्चन जरूर आप लोग देखिए, अध्ययन कीजिएगा क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी तुरंत हमने बताया, चोल काल ग्रामीण पंचायत के लिए संबंधित था ना, स्थानीय स्वशासन के लिए, बस वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार विभिन्न भाषाओं में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? चोल हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कर? देखिए यही क्वेश्चन अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, ये पूछ सकता है। और देखिए 63वीं बीपीएससी में भी पूछा गया, उसको क्या कहलाता था? गोपुरम। ये पूछेगा, फिर पूछ देगा, ठीक है। जो तोरण होता था, जो मेन द्वार होते थे, उसको जो ऊपर में महराब बनाए जाते थे, ठीक है, दक्षिण भारत में, वो तो गोपुरम कहलाता था। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हमने आपको बोला ये सब एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो अब आपका गुलाम वंश जब स्टार्ट करेंगे, गुल खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश नहीं, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब जब पढ़ाएंगे तब ये सब मध्यकालीन इतिहास का दिखेगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन आज तक जो है दक्षिण भारत से नहीं पूछे गए। जहाँ तक कि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसमें 4-5 ही क्वेश्चन आपको मेन रूप से दिखा जो कि दक्षिण भारत के क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको एग्जाम में, इसीलिए, ठीक है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन अब्दुल रज्जाक वाला अभी तुरंत हमने जब बताया था अब्दुल रज्जाक के बारे में, बहनवी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य,
तो उसमें बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब्दुल रज्जाक, ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद कीजिए वह आया था देवराय द्वितीय के समय में, और उसने उस समय के विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, है ना, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत, क्या नाम है यात्रा वृत्तांत का? तो मतला उस सदाइन, ठीक है, वह मजम उल बहरीन, ठीक है, में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका दक्षिण भारत का ही ये आ गया बीच में। तो बीच बीच में कहीं कहीं आपको दक्षिण भारत के भी कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का, हमने बताया था विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। देखिए यही आंसर होगा ना, ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। कब? तो 1336 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो उसका नाम क्या था? हरिहर द्वितीय। बहमनी जो मुस्लिम साम्राज्य रहता है, उसके ही आपको बताए थे ना कि जो आपका तुंगभद्रा नदी है, उसके एक और जो दक्षिणी भाग में विजयनगर साम्राज्य है, वहीं उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य है। तो हरिहर द्वितीय ने जो है, ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय, ये दक्षिण भारत का ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने की थी कुतुब शाही वंश का निर्माण। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। वारंगल, कोडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण किया था। किसने? कुतुब शाह ने। तो फिर क्या हुआ? करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाह वहां पे पराजित हुआ। कृष्णदेव राय जो प्रतापी शासक है विजयनगर साम्राज्य का, वो जीत जाता है। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर भू राजस्व जो था वो वहीं से मेन रूप से इनकम जनरेट होता था। 1/6 भाग लिया जाता था। ये सब चर्चा हमने किया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो याद रखिएगा, हम्फी शहर है जिसको लिखा हुआ भी था हम्फी या विजयनगर साम्राज्य, उसी को कहा जाता है। तो हम्फी से ही मिला है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। शिवाजी की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो रायगढ़ में। ये आपका जो है ये अलग है, ये दक्षिण भारत का नहीं है। शिवाजी वाला हम लोग पढ़ेंगे आगे। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो वहां पर अलाउद्दीन हसन जो रहता है वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। और बहमनी साम्राज्य जो है आगे चल करके 5 भागों में बंट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब मराठा का है। दक्षिण भारत वाला बस खत्म हो गया, यही था मैक्सिमम। ये सब अब मुगल कालीन है क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था, तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज, उस सिराज का है। ये भी क्वेश्चन देखिए जो हमने ये नोट्स आपको पहले भी करवाया था। तो जो लोग ये नोट्स को अच्छे से पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो 85+ जरूर आया होगा उनको, क्योंकि लगभग मुझे याद है कि जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं तो इसमें से डायरेक्ट ये जो पेज है उसमें से 60+ क्वेश्चन लग गए। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे क्या आप सोच सकते हैं, इससे आसान क्या हो सकता है? बीपीएससी के द्वारा पूछा गया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछ दिए गए थे, खास करके 9th, 10th, 11th, 12th में। ठीक है, तो आप इस पेज जो अभी आपको जो नोट्स हमने ग्रुप में भेज रखा है, तो इसको आप लोग जरूर रट लीजिए कि बार बार कम से कम अगर 20 भी क्वेश्चन आ गया रिपीटेड तो आप 20+ हो जाइएगा। ठीक है, 20+ हो जाइएगा। तो इसीलिए देखिए ये सब तरीका हमने पहले भी बताया था। ये नहीं है कि ये नोट्स मैं अभी दे रहा हूं, ये पहले भी करवाया था। आप देखिएगा यूट्यूब पे भी, तो ये सब जो है हमने ऑब्जेक्टिव पहले भी करवाया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कीजिएगा जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, पहले ही हम बोल रहे हैं।
आप जो सोचिएगा कि केवल हमारे पढ़ाने से आपका हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। देखिए हम ही से पढ़े बहुत लोग 90 भी नंबर ला रहे हैं, 86 भी ला रहे हैं, 88 भी ला रहे हैं, ठीक है, और हम ही से पढ़े 55-60 में भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारी बातों को किस रूप में देखे, कितना वो खुद मेहनत किए। हम लोग डायरेक्शन देंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप सभी टॉपिक जो भी वीडियो है पढ़े हुए उसको देखिए अच्छे से। तो कई लोग केवल लाइव सेशन में ही जुड़ेंगे, लाइव ही देखेंगे, अदर वीडियो नहीं देखेंगे, कंटेंट में ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, मतलब केयरलेस का काम करेंगे, या 13 जगह कोचिंग संस्थान से जुड़ करके 13 जगह मटेरियल इकट्ठा करेंगे, तो वो उन सब लोगों का जो है नंबर फिर घट जाएगा। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो भरोसा करना होगा आपको, और जो सही डायरेक्शन है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिखा भी रहा हूं, क्वेश्चन भी भेज दिया हूं, 11, 12 का, 9, 10 का सारा क्वेश्चन तो हमने भेज ही दिया था आपको। तो उसको भी तो आप देखिए कि सर का पढ़ाया हुआ कितना लड़ा है, तब आपको पता चल जाएगा। बाद बाकी वीडियो तो आपको यूट्यूब पे भी है, सब जगह मेरा वीडियो है, आपके कंटेंट में पड़े हुए वीडियो ऑलरेडी पुराना देखिए। उस टॉपिक से अगर पूछा तो उससे बाहर पूछा है या उसी में से, तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा जो डायरेक्शन था बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था। चलिए, आज आपका दक्षिण भारत कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता मेरे समझ से नहीं है, मेरे समझ से नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं, आप जो है दक्षिण भारत से निफिकी रहिए, जो क्वेश्चन बनना होगा आप बना लेंगे। बाद बाकी कुछ अद्भुत पूछ दिया तो वो किसी से नहीं बनेगा, तो वहाँ पे निगेटिव नहीं रहा तो तुक्का ही किसी का लड़ गया तो लड़ गया। चलिए, अभी अब रहने देते हैं, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है, कल से आपका जो है इतिहास में, आपका मध्यकालीन में जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आपके 6 to 8 में बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, मतलब सिलेबस में है आपका मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, तो उसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। और दिल्ली सल्तनत सबसे आसान है और वहाँ से क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ में गड़बड़ आपका दक्षिण भारतीय इतिहास का ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बार बार रिपीट करिएगा, पहले ही हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।